प्रश्नावली 2 का छठवां प्रश्न। उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्न कथनों का निषेधन कथन लिखिए। दिए गए कथन का निषेधन कथन इसका उल्टा अगर ये है तो नहीं है के रूप में लिखना है हमें, है ना। ये ऐसा हम प्रश्न उदाहरण में बना चुके हैं। निषेधन कथन को लिखने के लिए जैसे पी एक कथन है, इसका निषेधन कथन हमें लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिल्ट पी करके। ये कथन है तो इसका निषेधन कथन कौन सा होगा, डिल्ट पी के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला कथन हमारा एम कथन दिया हुआ है कि रूट ओवर 7 अपरिमेय संख्या है, तो इसका निषेधन कथन हम क्या लिखेंगे, छठवां प्रश्न पहला कथन दिया हुआ है एम, कथन का नाम है एम, रूट ओवर 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसका निषेधन कथन क्या होगा, आंसर डिल्ट एम। कथन के पहले लिखते हैं ना, लगाते हैं। अगर निषेधन कथन लिखना है तो डिल्ट एम रूट ओवर 7 एक अपरिमेय संख्या है लिख रहा है ना, तो इसका निषेधन क्या होगा, डिल्ट एम रूट ओवर 7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दूसरा दिया हुआ है इसी में, एक कथन है कि 6 + 3 = 9 होता है, तो हमें ये बताना है कि 6 + 3 9 नहीं होता, डिल्ट एम डिल्ट करके। एक कथन दिया हुआ है कि 6 + 3 = 9 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिल्ट ए 6 + 3 = 9 नहीं होता, 6 + 3 इज नॉट इक्वल टू 9, डिल्ट ए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है डी कुछ परिमेय संख्या, कथन का नाम है डी, कौन सा कथन है, डी कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। डी कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक होती हैं, आंसर आएगा डिल्ट डी कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है बोल रहा है ना, तो कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, डिल्ट। इसका निषेधन, कथन का निषेधन बस करते जाना है और डिल्ट का चिन्ह लगाते जाना है। वो सीधा दिया हो तो उसको उल्टा करके लिखना है बस। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। तीसरा हो गया। फिर चौथा दिया हुआ है, चौथा कथन कि पतन P है, त्रिभुज PQR समबाहु है। कथन P है, त्रिभुज PQR समबाहु है। इसका निषेधन कथन क्या होगा, डिल्ट निषेधन P या फिर डिल्ट P त्रिभुज PQR समबाहु नहीं है। समबाहु नहीं है। ठीक है,
इस प्रकार से दिए गए कथन लिखना है और उसके बाद उसका निषेधन कथन टिल्ट चिन्ह लगा करके, जिसको निषेधन का चिन्ह कहते हैं, टिल्ट चिन्ह लगा करके उसका निषेधन हमें लिखते जाना है, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते इसके बाद 7वां प्रश्न। निम्न कथनों में तार्किक संबंध पता करें और अंतर्भाव चिन्ह का उपयोग करके दर्शाएं। अंतर्भाव चिन्ह का उपयोग करके हमें बताना है। अंतर्भाव चिन्ह। निम्न कथनों में तार्किक संबंध पता करें और अंतर्भाव चिन्ह का उपयोग करके दर्शाएं। ये होता है अंतर्भाव चिन्ह एरो का। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला चिन्ह कथन दिया हुआ है, ए कथन कि त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर है, और उसी का दूसरा कथन दिया हुआ इसी में कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, 60-60 अंश के कोण बनाते हैं, और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो इस कथन के साथ साथ इस कथन को भी हम लिख सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों प्रश्न एक साथ लिखे जा सकते हैं, है ना। अगर कथन ए सत्य है तो बी भी इसी का पार्ट है और बी का पार्ट ए है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के अंतर्भाव है। तार्किक संबंध पता करके कौन सा संबंध है इसके बीच में। 7वां का पहला, कथन ए दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर हैं, और इसी में बिंदु बी कथन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि अगर त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर है तो डेफिनेटली है कि वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसी को बी से एक तरफ जाए तो क्या है, पहला बी कथन क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, और अगर ए को पढ़े इसके बाद तो त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर है, तो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। अगर अंतःकोण बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज होगा तो अंतःकोण उसके बराबर होंगे ही। तो बी अंतर्भाव ए लिख सकते हैं हम, और या फिर बी अंतर्भाव ए या ए अंतर्भाव बी। बी ए को भी बताता है और ए बी को भी बताता है ना। पढ़ने से, कथन को पढ़ने पर उसके बीच का संबंध, तार्किक संबंध पता करके हमें अंतर्भाव का चिन्ह लिख करके उस कथन को लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन दिया हुआ इसी में कि टी कथन है पी ए इज इक्वल टू 0 और एस है x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। टी कथन दिया हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू 0 है, और एस कथन दिया हुआ है कि x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम में, गुणनखंड प्रमेय में, कि पी ए इज इक्वल टू 0 एक बहुपद, एक फैक्टर मतलब कि एक गुणनखंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। x माइनस ए, इस कथन में x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है।
तो इसको बताने के लिए जब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तब गुणनखंड प्रमेय से जब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी एक्स की जगह में क्या लिखेंगे हम, x माइनस ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए के बराबर में भी 0, जहाँ x इज इक्वल टू ए मिला हमें, जहाँ x इज इक्वल टू ए इस तरफ आया तो क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इसलिए पी ए इज इक्वल टू 0 हम गुणनखंड प्रमेय में फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। अतः फर्स्ट जो टी वाले स्टेटमेंट है, टी कथन है, वो किससे रिलेट कर रहा है, एस से, है ना, कि x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक कथन है। क्यों, क्योंकि गुणनखंड पी ए का वैल्यू जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0 आया, इस वजह से। अगर ये 0 नहीं आता तो ये क्या है, रिमाइंडर, ये कथन एक दूसरे से रिलेट अंतर्भाव नहीं होते, ठीक है। अतः एस अंतर्भाव है, एस कथन का अंतर्भाव है टी, है ना, क्योंकि x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, ये हमें मिल गया, पी ए इज इक्वल टू 0 जो कि टी कथन को बताता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या एस कथन टी को बताता है, टी कथन भी एस कथन को सत्य साबित करता है। मतलब कि हम अगर बोले कि x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है तो p इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब कि इस कथन के लिए भी रिमाइंडर क्या 0 आता है, देखते हैं। जब पी ए इज इक्वल टू 0 है जो कि रिमाइंडर है, तब x माइनस ए किसका गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा ही, x माइनस ए ही इसके लिए एक गुणनखंड होगा। क्यों, ये प्लस ए होता तब ये गुणनखंड नहीं होता, अगर ये लेकिन ये माइनस ए है तो इस तरफ बराबर की इस तरफ जाके x इज इक्वल टू ए ही आएगा, है ना, जहाँ पे ए एक 0 ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से टी का भी, टी कथन भी एस के लिए अंतर्भाव होगा, एस अंतर्भाव टी या फिर टी अंतर्भाव एस हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा, पी कथन है x और y दो विषम संख्याएं हैं और q कथन है x प्लस y एक सम संख्या है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि दो विषम संख्याओं जैसे 3 और 5 का ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 1 और 5 का ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा जो कि सम संख्या है। तो दो विषम संख्याओं को ऐड करने पर हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। और इसी के बाद दूसरा कथन दिया हुआ है कि x प्लस वाई एक सम संख्या है। तो दोनों विषम संख्याओं को ऐड करने पर जो x और y है एक सम संख्या प्राप्त होती है। अतः कथन p का अंतर्भाव कथन क्यों होगा। 7वां का तीसरा कथन p दिया हुआ है कि x और
y दो विषम संख्याएं हैं। और क्यों कथन दिया हुआ है कि x प्लस वाई एक सम संख्या है। दो विषम संख्याओं का ऐड करने पर एक सम संख्या ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस वजह से p का अंतर्भाव क्यों होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। अतः कथन P अंतर्भाव है कथन Q का। कथन P कथन Q से रिलेट करता है कि x और y दो विषम संख्या है तो दोनों का योग एक सम संख्या होगी। लेकिन क्या कथन Q कथन P को रिलेट करता है? जैसे कि x और y दोनों एक सम संख्या है, दोनों का जोड़ एक सम संख्या है। जैसे x और y के दोनों का जोड़ आ रहा है 8, है ना। तो क्या x और y दोनों विषम संख्या ही होंगी? क्या 8 पाने के लिए हमें 3 और 5 के ही ऐड करने पर हमें 8 मिलता है कि 4 और 4 को भी ऐड करने पे 5 मिलता है? तो दो विषम संख्या ही होंगी ये ज़रूरी नहीं है। अतः क्यों P का अंतर्भाव नहीं होगा? क्यों? परंतु क्यों P का अंतर्भाव नहीं होगा? क्योंकि दो सम संख्याओं का योग दो सम संख्याओं का योग भी, जैसे 4 और 4 दो सम संख्या है, उसका योग भी सम संख्या होती है। और x और y दोनों सम संख्या योग होने के बाद सम संख्या होती है। जैसे 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8 होता है जब वो जो कि विषम संख्या का योग है। तो सम संख्याओं का योग भी तो सम संख्या हो सकती है। इस वजह से P का अंतर्भाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिधानात्मक कॉन्ट्रापोजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।